हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। मैं आपकी हिंदी एजुकेटर रूपाली वर्मा। तो आजकल हम कर रहे हैं क्लास 9th हिंदी कोर्स बी। तो कोर्स बी वाले स्टूडेंट्स थोड़ा सा इसलिए बात को लेकर परेशान हैं कि मैम आपने इतना लेट सिलेबस क्यों शुरू किया है नवंबर में। लेकिन मैंने जैसा प्रॉमिस किया है कि मैं दिसंबर तक आपका सिलेबस कंप्लीट करा दूंगी, तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं सब कुछ कराऊंगी। ठीक है, उसके आगे सिर्फ हम रिव्यू जो है वो प्रिपरेशन करने वाले हैं, यानी कि एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन करेंगे। तो जो हमारा दोनों बुक्स हैं वो दोनों बुक्स हम कंप्लीट करेंगे, यानी कि उनके डिटेल एक्सप्लेनेशन और एनसीईआरटी क्वेश्चंस प्लस हमारा व्याकरण रहेगा और लेखन रहेगा। तो बात अगर हम करें व्याकरण और लेखन की, तो उसके कुछ जो टॉपिक्स हैं वो ऑलरेडी मैं आपको करा चुकी हूँ, जिनमें आपके उपसर्ग प्रत्यय हैं करा चुकी हूँ। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद हैं ऑलरेडी हमारा व्याकरण में कंप्लीट है, आप उनको देखकर अपनी प्रिपरेशन शुरू कर सकते हो। और अगर हम लेखन की बात करें तो उसमें संवाद लेखन है, पत्र लेखन है, अनुच्छेद लेखन है, ये सारी चीजें मैं करा चुकी हूँ। ठीक है, खाली एक टॉपिक चित्र वर्णन बचा है जिसे मैं जल्द ही तुरंत कंप्लीट करा दूंगी। तो और अभी तक जो हमने शुरू कराया है, यानी कि क्लास 9th कोर्स बी में हमने जो बुक सबसे पहले अपनी शुरू करी है वो है हमारी स्पर्श भाग एक। दो बुक है हमारी कोर्स बी में, स्पर्श भाग एक और संचयन भाग एक। तो स्पर्श भाग एक की हम बात करें तो करीबन 10 अध्याय इनमें दिए हुए हैं और संचयन में आपके पास 4 अध्याय दिए हैं। ठीक है, तो डोंट वरी, बिल्कुल भी इतना नहीं है कि बहुत ज़्यादा है, बहुत कम सिलेबस है, बहुत आसानी से कंप्लीट होगा। तो 10 जो आपके चैप्टर हमारी स्पर्श बुक में दिए गए हैं उनमें से अभी तक हम 4 चैप्टर तो कंप्लीट कर चुके हैं, है ना। 4 चैप्टर कंप्लीट कर दिए, डिटेल एक्सप्लेनेशन जिसका हो चुका है और साथ ही साथ हमने उसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस कर लिए। और बात करें हम 5th चैप्टर यानी कि शुक्र तारे के समान, तो उनका भी हम डिटेल एक्सप्लेनेशन कर चुके हैं। आज हम करने जा रहे हैं इनके एनसीईआरटी क्वेश्चंस। हम बात करें अगर एनसीईआरटी क्वेश्चंस की, तो मुझे क्लास 10th और 9th इन दोनों ही कोर्स बी में जो क्वेश्चंस कराने का जो पैटर्न है वो बहुत अच्छा लगता है। ये पहले मौखिक कराते हैं, फिर लिखित में भी शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस, और फिर वो क्या कहते हैं स्पष्टी जो एक्सप्लेनेशन वाले क्वेश्चंस होते हैं उन्हों कराते हैं, यानी कि आश्रय स्पष्ट कीजिए या भाव स्पष्ट कीजिए जैसे क्वेश्चंस रहते हैं। तो मतलब सभी टाइप के क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी में कवर अप हो जाते हैं। ठीक है, तो कुछ इसी तरीके के क्वेश्चन आपको यहाँ पर भी दिए गए हैं। अब इनको आप ध्यान से देखिए कि आज जो हम चैप्टर करने के लिए जा रहे हैं, ये चैप्टर हमने पढ़ा शुक्र तारे के समान। शुक्र तारा तो आप लोग जानते हैं कि ऊपर एक आसमान में जो सारे तारों में सबसे ज्यादा तेज चमकता है, ऐसा चमकता हुआ तारा महात्मा गांधी के मंत्री महादेव देसाई जी के लिए इस्तेमाल किया गया। हमने इस पूरे पाठ में महादेव देसाई जी के बारे में पढ़ा, उनकी जीवन शैली, उनकी दिनचर्या, सारी चीजें कैसी रही, ये सब कुछ हमने पढ़ा उसमें। ठीक है, पढ़ा कि नहीं पढ़ा? तो बस अब आपको करना क्या है, बात ये कि अब उसी पूरे चैप्टर के आधार पर आपको करने हैं इन क्वेश्चंस को हल। अब मैं उनके सॉल्यूशंस लेकर आई हूं, डोंट वरी, सारी चीजें आपको समझाते हुए कराऊंगी। आप यहाँ पर देखिए क्या है, क्लास 9th हिंदी कोर्स बी की हमारी बुक है स्पर्श भाग एक, उसके गद्य खंड का 5वां अध्याय है शुक्र तारे के समान, इसके एनसीईआरटी। तो इस वीडियो के बाद साथ ही हमारा गद्य खंड कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, गद्य खंड हमारा कंप्लीट। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हमारा शुरू होगा काव्य खंड। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या दिया गया है। सबसे पहले जो प्रश्न शुरू हो रहे हैं वो मौखिक प्रश्न है। तो आपने अभी तक देखा सब जगह मौखिक प्रश्न पहले शुरू हो रहे हैं, लेकिन मौखिक प्रश्न को भी मैंने रिटन वे में कराया है, क्योंकि ये वेरी शॉर्ट आंसर्स के रूप में पूछा गया आपसे। वेरी शॉर्ट आंसर्स जो रहते हैं, ठीक है ना, जिनको आंसर ही आपको 1-2 पंक्तियों में देना है। 1-2 पंक्ति यानी कि 1 या 2 लाइन के अंदर देना है। तो अगर 1-2 लाइन की आप बात करें तो ये मैक्सिमम 10 to 15 वर्ड्स के आसपास आएगा। तो ये हो जाते हैं आपके वेरी शॉर्ट आंसर। मौखिक प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1-2 पंक्ति में दीजिए। पहला प्रश्न है, महादेव भाई अपना परिचय किस रूप में देते थे? किस रूप में? गांधी जी का हमाल, बाबर जी, सभी कुछ बताते थे ना। तो देखिए क्या है, वो क्या कहते थे, महादेव भाई अपना परिचय गांधी जी के हमाल, हमाल मतलब कौन होता है, जो सामान उठाने वाला होता है, पीर, पीर मतलब डॉक्टर, बावर्ची, भिस्ती, खर के रूप में देते थे। यानी कि उनकी बेसिक जितने भी सारे काम महात्मा गांधी के होते थे उन्हें महादेव देसाई बहुत ही खुशी खुशी किया करते थे।
प्रश्न संख्या 2 है, यंग इंडिया साप्ताहिक में लेखों की कमी क्यों रहने लगी थी, क्या रीजन था? अब इसमें सबसे पहली बात है कि भाई लेख किसके जाते थे, लेख जाते थे किसके, यहाँ पर गांधी जी के भी जाते थे और महादेव जी के भी जाते थे। अब चूंकि बाकी इस खाली, क्योंकि अब ये स्वतंत्रता आंदोलन में इतना बिजी रहते थे ये लोग कि इसमें लेखों की कमी इन्हीं वजह से होने लगी थी। देखिए क्या है, यंग इंडिया में क्रॉनिकल के संपादक हार्नी मैन मुख्य रूप से लिखते थे, लेकिन अंग्रेजों ने उन्हें देश निकाला दे दिया था। इस कारण यंग इंडिया में लेखों की कमी पड़ने लगी थी। अच्छा, इन्होंने नेक्स्ट वे में बताया, देखिए यंग इंडिया में गांधी जी के भी तो लेख छपते थे, लेकिन जो मुख्य रूप से जो लेख लिखते थे वो कौन थे, हार्नी, संपादक हार्नी मैन। अब इनको जो है देश निकाला दिया गया, देश निकाला यानी कि उन्हें भारत से निकाला गया, क्योंकि वो भारतीयों के हित में लिखने लगे थे। ये एक बहुत बड़ी चीज है। अब जब भारतीयों के हित में निकले गए तो अंग्रेज खफा हो गए और उन्होंने कहा कि भाई आप इस देश से निकलिए और वापस ब्रिटेन चले जाइए। तो निकलिए, इसलिए से यंग इंडिया में लेखों की कमी शुरू हो गई थी। तो ये बहुत बड़ी चीज थी। तो उसके बाद में इन लोगों ने लिखना शुरू किया था। गांधी जी ने यंग इंडिया प्रकाशित करने के विषय में क्या निश्चय किया? जैसे मैंने बताया कि यंग इंडिया में लेखों की कमी हो गई। अब बात ये आई कि भाई काफी अच्छा अखबार था जिसमें भारतीयों को लेकर लिखा जा रहा था, तो गांधी जी ने इसके बारे में क्या निश्चय किया? गांधी जी ने साप्ताहिक पत्र यंग इंडिया की मांग को ध्यान में रखते हुए उसे सप्ताह में 2 बार निकालने का निश्चय किया। अब देखिए यहाँ पर क्या था, यंग इंडिया जो था पेपर, वो कौन चला रहे थे? मूल रूप से ब्रिटेन के जो निवासी थे हार्नी मैन वो चलाते थे। ठीक है, उनके ऊपर भार था कि इस पेपर को सप्ताह में 1 बार निकालना है। तो उसमें बहुत सारे लेख लिखा करते थे, सब कुछ था। अब चूंकि जब उन्हें सरकार ने कहा कि नहीं अब आप यहाँ से जाइए, चले जाइए, तो अब क्या हुआ कि यंग इंडिया के संपादन का भार आ गया किस पर? गांधी जी पे। अब गांधी जी ने कहा कि भाई इसकी मांग तो बहुत ज्यादा है और इसमें लेखों की कमी हो रही है। तो इन्होंने खुद, महादेव देसाई जी ने और गांधी जी ने खुद डिसाइड किया कि अब हम कुछ लेख लिख के देंगे उनमें प्रकाशित करने के लिए। और इतनी डिमांड को देखते हुए और भी बहुत सारे लोगों को अप्रोच किया गया। इस चैप्टर में मेंशन नहीं है, मैं आपको एडिशनल चीज़ बता रही हूँ ये चीज़, कि और भी जो है कवि और साहित्यकारों को अप्रोच किया गया कि वो भी लिखें, और ज़्यादा डिमांड की वजह से इसे सप्ताह में 2 बार निकालने का निश्चय गांधी जी ने किया था। गांधी जी से मिलने से पहले महादेव भाई कहाँ नौकरी करते थे? अब ये मंत्री बने, ठीक है, गांधी जी के, लेकिन उससे पहले ये कहाँ करते थे नौकरी? देखिए, गांधी जी से मिलने से पहले महादेव भाई अंग्रेजी सरकार के अनुवाद विभाग में नौकरी व वकालत किया करते थे। अब आप बोलोगे अनुवाद विभाग क्या होता है मैम? अनुवाद मतलब ट्रांसलेशन। अब देखिए, अंग्रेजी सरकार ने भारत को अपना उपनिवेश बनाया, यहाँ पर राज करा, ठीक है। अब चूंकि वो तो ब्रिटेन से थे, वो उनका सारा कामकाज इंग्लिश में होता था। यहाँ के लोग जो है इंग्लिश नहीं जानते, धीरे धीरे तो पढ़ाई करी, बहुत सारे लोग जान भी गए, लेकिन फर्स्टली बहुत सारे लोग नहीं जानते थे। तो क्या होता था, काफ़ी जो डॉक्यूमेंट्स ब्रिटेन की तरफ से इंग्लिश में बनते थे, तो उनके लिए पूरा एक डिपार्टमेंट बना दिया गया कि उन्हें हिंदी में अनुवादित किया जाए और फिर उन्हें सरकारी पत्र के रूप में छापा जाए। ठीक है, तो अब जितनी भी चीज़ें इंग्लिश में आती थी, जिन्हें मान लीजिए गांव देहात में प्रकाशित करना है या कुछ करना है, तो उन्हें, अब जैसे बहुत सारे आदेश होते थे, कुछ होता था, तो उनको अनुवाद किया जाता था। मतलब वो डॉक्यूमेंट जो है वो इंग्लिश में भी रहता था और हिंदी में भी रहता था, ताकि लोगों को पढ़ने में आसानी हो, अंग्रेज़ों को भी वो इंग्लिश पढ़ लें और जो इंडियंस हैं वो अपना हिंदी पढ़कर अपना काम चला लें। ठीक है, तो इसलिए इस अनुवाद विभाग की ज़रूरत थी, तो वहाँ पर नौकरी करते थे महादेव देसाई, और इसके अलावा वो वकालत भी करते थे। ठीक है, उन्होंने LLB की हुई थी, तो वकालत भी करते थे। महादेव भाई के झोलों में क्या भरा रहता था? ये झोले मतलब वो जो बैग टांग के चलते थे, उसमें क्या रहता था? तो देखते हैं, महादेव भाई के झोलों में ताजे से ताजे समाचार पत्र, यानी कि जो एडिशन, फ्रेश एडिशंस रहते थे, मान लीजिए आज मॉर्निंग में कोई पेपर निकला है तो वो सब रहते थे, वो पढ़ते रहते थे। मासिक पत्र, यानी कि मासिक पत्र मतलब होता है क्या? मतलब मास में 1 बार निकलने वाला वो।
और चर्चाओं से संबंधित पुस्तकें भरी रहती। मान लीजिए कहीं पर वो किसी डिबेट में, कहीं पर भाग लेने के लिए जा रहे हैं, बहुत सारी चर्चाएं होती थी, तो उनसे संबंधित बुक्स उनके पास रहती थी, ताकि देखिए पढ़ना, कहते हैं ना किताबी ज्ञान ही सब कुछ नहीं होता, लेकिन किताब से बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त होता है हमें। तो ये सारी चीज़ें पढ़ते रहने से उन्हें देश विदेश बहुत सारी चीज़ों के फैक्ट्स, ये सारे, क्योंकि आजकल तो हमें सब कुछ इंटरनेट में अवेलेबल है, लेकिन पहले इंटरनेट में नहीं, इंटरनेट तो था ही नहीं पहले ना। तो ये सारी चीज़ें किताबों के जरिए, पत्रिकाओं के जरिए ही सारी नॉलेज महादेव देसाई जी लिया करते थे। प्रश्न संख्या 6 है, महादेव भाई ने गांधी जी की कौन सी प्रसिद्ध पुस्तक का अनुवाद किया था? अब आपको बताना। गांधी जी ने जो है पुस्तक लिखी थी अंग्रेजी में, ठीक है। महादेव भाई ने महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग नाम की प्रसिद्ध पुस्तक का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। तो गांधी जी ने लिखा उसे हिंदी में, सत्य क्या है आपका सत्य के प्रयोग, और फिर उसे अंग्रेजी में अनुवादित करने का काम किसने किया था? महादेव भाई ने। अहमदाबाद से कौन से 2 साप्ताहिक पत्र निकलते थे? अहमदाबाद से यंग इंडिया तथा नवजीवन नामक 2 साप्ताहिक पत्र निकलते थे। साप्ताहिक पत्र का मतलब होता है 1 से ना वीक, ठीक है, वीक यानी कि 7 डे में 1 टाइम, कोई भी एक दिन, जैसे मंडे हो गया या ट्यूसडे हो गया, कोई भी एक दिन आप वीक में डिसाइड कर लो। अगर आज एक एडिशन मंडे को निकला है तो नेक्स्ट एडिशन फिर नेक्स्ट मंडे को निकलेगा, ठीक है। तो इसे कहते हैं साप्ताहिक पत्र यानी कि वीकली, ठीक है, वीकली पेपर। महादेव भाई दिन में कितनी देर काम करते थे? तो देखिए उनका जो काम का तरीका था वो कभी समय के अंदर अपने आप को बाउंड नहीं करते थे, लग गए काम में तो लग गए। महादेव भाई के लिए काम दिन और रात का मोहताज नहीं था, क्या दिन क्या रात, अगर उन्हें काम करना है तो फिर वो करते ही करते थे। वे 4 घंटों का काम 1 घंटे में कर लेते थे, वे रात होने तक काम करते थे। मतलब उनके काम करने की जो स्पीड थी, जो काम हम लोग 4 घंटे में करेंगे वो उसी काम को 1 घंटे में कंप्लीट कर लेते थे। जैसे उनकी राइटिंग के बारे में तो भाई कितना अच्छी बात कही गई है कि मतलब एक भी मिस्टेक नहीं होती थी। इवन कहीं पे भी पंक्चुएशंस हों, उन चीज़ों का भी कहीं पे कोई भी मिस्टेक नहीं होती थी, कॉमा है, किसी चीज़ का नहीं होता था। तो अपने काम में वो बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट, जिसको कहा जाता है, वो परफेक्ट थे। अब इसी परफेक्शन के चक्कर क्या होता था कि उनके काम में धीरे धीरे स्पीड आ गई। कहते हैं ना कि हम अगर कोई काम बहुत मन लगाकर करते हैं तो धीरे धीरे हमारे कामों में भी स्पीड आने लगती है। तो वही चीज़ हुई, धीरे धीरे उनके कामों में भी स्पीड आई, और जैसा कि वो 4 घंटों का काम 1 घंटे में करने लगे। और ऐसा नहीं है कि भाई समय शाम हो गया आप बंद कर दो, मतलब उनका काम जब तक खत्म नहीं होता था वो अपने काम को करते रहते थे, चाहे रात में जितना देर भी हो जाए। महादेव भाई से गांधी जी की निकटता किस वाक्य से सिद्ध होती है? अब वो वाक्य आपको बताना है जिससे वो सिद्ध होती है। महादेव भाई की मृत्यु के बाद भी गांधी जी जब भी प्यारेलाल जी को बुलाते, अब महात्मा गांधी के 2 मंत्री थे, महादेव देसाई और प्यारेलाल, ठीक है। अब महादेव देसाई की तो मृत्यु हो गई, फिर बचे कौन? प्यारेलाल जी। तो अब प्यारेलाल जी को जब वो किसी काम के लिए बुलाते तो उनके मुंह से अचानक महादेव ही निकलता। मतलब बहुत कोशिश होती कि वो कुछ और बोल लें, ऐसा कुछ नहीं होता, उनके मुंह से निकल जाता था, क्योंकि उनकी इतनी आदत पड़ी हुई थी महादेव जी के ऊपर, वो इतना डिपेंड थे और इतनी उनकी आदत पड़ी थी कि उनके मुंह से जल्दी प्यारेलाल नहीं निकलता था। क्या निकल जाता था? महादेव। इससे महादेव भाई से गांधी जी की निकटता का पता चलता है कि भैया गांधी जी कितना ज्यादा जो है वो महादेव जी से निकटता रखते थे। उनके जाने के बाद मतलब काफी दुखी भी हुए थे गांधी जी। अब हम आ जाते हैं अपने लिखित प्रश्नों पे। अभी तक तो मौखिक प्रश्न थे जहाँ 1-1, 2-2 पंक्ति में यानी कि 10 से 15 वर्ड्स के अंदर हम सबके आंसर दे रहे थे। अब हम पहुंच चुके हैं किस में, कहाँ पर? अब हम करने के लिए जा रहे हैं अपने लघु उत्तरीय प्रश्न। समझिएगा, अब मैं इन्हें लघु उत्तरीय या शॉर्ट क्वेश्चंस क्यों कह रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर आप वर्ड लिमिट देख रहे हैं कितना, 25 to 30 वर्ड्स। इन्हीं वर्ड लिमिट्स के अंदर क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आने वाले हैं, ठीक है। तो 25 to 30 वर्ड्स का जो आपका आंसर रहेगा वो आपका रहेगा शॉर्ट आंसर, या आप इसको बोल सकते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न,
ठीक है, जिसके लिए आपको मिलते हैं 2 मार्क्स। जैसे अभी हम लोगों ने वेरी शॉर्ट किया तो उसके लिए तो 1 मार्क्स मिला, अब इसके लिए कितने मिलते हैं, आपको 2 मार्क्स मिलते हैं। अब देखिए पहला प्रश्न क्या है, गांधी जी ने महादेव को अपना वारिस कब कहा था। अब वैसे तो गांधी जी से पहले ही महादेव जी की मृत्यु हो गई थी, ठीक है, गांधी जी जीवित रहे लेकिन उससे पहले महादेव जी की मृत्यु हो गई थी। लेकिन एक समय ऐसे आया कि गांधी जी को लगा कि शायद वो नहीं रह पाएंगे, तो उस कंडीशन में उन्होंने अपना वारिस घोषित कर दिया कि मेरे बाद ये मेरे सारे काम करने कौन वाला है। तो देखिए क्या है, जब गांधी जी को वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद पंजाब जाने से रोकने के लिए परवल स्टेशन पर अंग्रेज सरकार द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि देखिए ये एक इतना बड़ा हत्याकांड था कि इसका मुआयना करने, विरोध करने के लिए गांधी जी पंजाब जाना चाहते थे, लेकिन उससे पहले ही उन्हें स्टेशन पे गिरफ्तार कर लिया गया। अब वो ये कंडीशन ऐसी थी, गांधी जी को लगा कि शायद मैं जब जेल चला जाऊंगा तो अब मेरा वहां से निकल पाना बहुत मुश्किल है। तो वो एक कंडीशन ऐसी थी कि उन्होंने कहा कि अगर मैं नहीं निकल पाया या मुझे कुछ हो गया तो उस कंडीशन में उन्हें लगा कि मैं अपना एक उत्तराधिकारी चुन के जाऊं, तो उन्होंने उस समय महादेव जी को अपना वारिस घोषित कर दिया था। तो देखिए क्या है, जब गांधी जी वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद पंजाब जाने से रोकने के लिए परवल स्टेशन पर अंग्रेज सरकार द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया, तब उसी समय गांधी जी ने महादेव भाई को अपना वारिस कहा था। वारिस का मतलब आप समझते हैं ना, कि मतलब जैसे मैं हूं, मेरे बाद अब कौन इस चीज को संभालेगा। तो उस कंडीशन में क्या है, मैंने आपको अपना उत्तराधिकारी दे दिया कि ठीक है आप मेरी इस पोस्ट को संभालोगे और मैं जो काम कर रही हूँ वो आप करोगे। तो अब गांधी जी काफी दिन के लिए जेल जा सकते थे या उनको कुछ हो सकता था, तो इस चीज का उन्हें अंदेशा था, इसलिए उन्होंने कहा कि अगर मान लो मैं जेल के अंदर चला भी जाता हूँ तो बाहर मेरा काम संभालने के लिए कोई होना चाहिए। तो उस कंडीशन में उन्होंने कहा कि भाई मेरे पीछे मेरे ये सारे काम सुचारू रूप से चलते रहे, उसके लिए उन्हें महादेव देसाई जी ही मिले। अब आप बोलोगे महादेव जी को ही क्यों चुना, क्योंकि वो उनके मंत्री थे, उनके सारे कार्यों से वो अच्छी तरह अवगत थे कि गांधी जी क्या क्या किस जगह पर क्या कर रहे हैं, क्या उनकी सोच है, उन्होंने किस पत्र किसको भेजा है, किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, क्या है, सब कुछ उन्हें पता था। इसलिए महादेव जी बेस्ट कैंडिडेट थे उनके उत्तराधिकारी के लिए। दूसरा प्रश्न है, गांधी जी से मिलने आने वालों के लिए महादेव भाई क्या करते थे। अब गांधी जी एक ऐसी पर्सनालिटी थी कि उनसे मिलने के लिए दूर दूर से लोग आते थे, देश से ही नहीं विदेशों से भी लोग आते थे। अब बहुत सारे लोग जो अपने देश के आते थे वो अपनी समस्याओं को लेकर आते थे, अंग्रेजों के अत्याचारों के बारे में बताने के लिए आते थे। तो इन सारे लोगों से पहले महादेव जी मिलते थे, उनसे सारी चीज़ों को जानते थे, लिखते थे, एक टिप्पणी बनाते थे। तो देखिए क्या है, जो लोग गांधी जी से मिलने आते थे, महादेव भाई पहले उनकी समस्याओं को सुनते थे, फिर उनकी बातों की संक्षिप्त टिप्पणियां तैयार कर गांधी जी के सामने प्रस्तुत करते थे तथा उनसे लोगों की मुलाकात करवाते थे। अब देखिए इसको आप ऐसे समझिए क्या है, अब गांधी जी बहुत ही बिजी पर्सन, ठीक है, बहुत भाई इतना नामी बिरामी पर्सन है और इतना सारा काम, इतने सारे फ्रेंड्स पे काम कर रहे हैं, तो उनके पास समय की शॉर्टेज हो जाया करती थी और अब उनको अपनी समस्याओं से अवगत कराने के लिए बहुत सारे लोग आते थे। तो क्या होता था कि जो है उनसे गांधी जी से मिले उससे पहले महादेव जी उन लोगों से मिला करते थे। अब महादेव जी जब उनसे बात करते तो उनकी सारी बातों को पहले वो बहुत ध्यान से सुनते थे कि भाई अंग्रेजों ने क्या किया, उनको क्या परेशानी है, जो कुछ भी होता सुनते थे। फिर उस पर एक समरी, एक टिप्पणी बनाते थे कि भाई ये इनका नाम ये है, इनके साथ ये हुआ ये हुआ। मतलब अब जो व्यक्ति बताएगा वो तो डिटेल में बताएगा, तो गांधी जी को अगर वो डिटेल में बताएगा तो उनके पास तो बहुत समय लग जाएगा ना। तो वो क्या करते थे, अपना महादेव जी पहले उनकी सारी बातों को सुनते थे, उसे समराइज करते थे, छोटा करते थे और एक छोटी सी टिप्पणी बनाकर गांधी जी के सामने प्रस्तुत करते। गांधी जी उसे पढ़ लेते थे, फिर उस व्यक्ति से मिलते थे, उसकी समस्या को भी जान गए, सब कुछ हो गया और फिर गांधी जी आश्वस्त करते थे उस व्यक्ति को, ठीक है भाई आपकी ये परेशानी है, हम ऐसा ऐसा करेंगे, ऐसा कर देंगे, ठीक है। तो गांधी जी का समय बच जाया करता था और उस व्यक्ति की समस्या से वो अवगत भी हो जाते थे, वो व्यक्ति भी सेटिस्फाई हो जाता था, उस व्यक्ति को भी सोल्यूशन मिल जाता था। तो इसलिए महादेव देसाई उनसे मिलकर ये सारे काम किया करते थे।
महादेव भाई की साहित्यिक देन क्या है? अब जैसे देखिए, वो इतना बिजी रहते थे, अब गांधी जी का इतने सारे काम करना, सब कुछ करना, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने कभी भी साहित्य के क्षेत्र से अपना नाता नहीं तोड़ा। हाँ, थोड़ा कम जरूर हो गए थे, जितना पहले वो गांधी जी से मिलने से पहले वो इतना ज्यादा पढ़ा और लिखा करते थे, उसके बाद इनका ये सारा लिखना और पढ़ना कम हो गया था। महादेव ने चित्रांगदा कच्छ देवयानी की कथा पर टैगोर द्वारा रचित विदाई का अभिशाप शीर्षक नाटिका, शरद बाबू की कहानियां आदि का अनुवाद कर अपना साहित्यिक योगदान दिया। उन्होंने महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग का अंग्रेजी में अनुवाद किया। तो बेसिकली आप देखेंगे ट्रांसलेशंस भी हैं और कुछ उन्होंने खुद भी लेख लिखे हैं, लेकिन इन सब चीज़ों के लिए उनको धीरे धीरे समय कम मिलने लगा था, इसलिए साहित्य के क्षेत्र में उनका योगदान धीरे धीरे कम हो गया था। प्रश्न संख्या 4 है, महादेव भाई की अकाल मृत्यु का कारण क्या था? एक तो देखिए क्या है, उन्हें बहुत दूर तक पैदल चलना पड़ता था, ठीक है, जब उनको, तो उससे क्या हो गया कि वो काफी धीरे धीरे वीक हो गए थे, दिल्ली जाना इतना सारा, तो ये मुश्किल हो जाता था। महादेव भाई प्रतिदिन वर्धा की असह्य गर्मी इसके में सुबह मंगनवाड़ी से पैदल चल के सेवाग्राम पहुंचते थे। कितना, एक तो गर्मी, गुजरात में गर्मी क्या कम पड़ती है, बहुत गर्मी पड़ती है, असह्य इसीलिए बोला गया है कि जिसको सहा ना जा सके। उस भयंकर गर्मी में वो डेली वर्धा की गर्मी, और वो कहाँ चलते थे, मंगनवाड़ी से लेकर चलते थे सुबह और सेवाग्राम तक पहुंचते थे। तो डेली सुबह चल के वहां पहुंचना, फिर वहां से चल के शाम को वापस जो है मंगनवाड़ी आना, और सारे काम निपटाकर शाम को पैदल ही वापस लौटते। इस तरह से वो आते जाते 11 मील प्रतिदिन पैदल चलते थे। कितना, 11 मील। और उस समय उनकी आयु कितनी थी, 76 वर्ष। हाँ, यही 76 वर्ष में उनकी अकाल मृत्यु का एक प्रमुख कारण बनी। अकाल मृत्यु आप ये कह सकते हो कि मतलब ये अभी उनकी उम्र नहीं थी कि वो छोड़कर सबको चले जाते, अभी वो और रह सकते थे, लेकिन धीरे धीरे उनका शरीर काफी कमजोर हो गया। अब इतना ज्यादा चलना होगा, इतना वर्कलोड होगा। अब भाई जो व्यक्ति सुबह इतनी दूर चल के जा रहा है और पूरा दिन वहां काम कर रहा है और फिर शाम को चल के आ रहा है और फिर उसको दूसरे दिन सुबह जाना है, एक दिन का प्रोसीजर नहीं था, ये डेली करना पड़ता था। तो इस वजह से क्या हुआ, धीरे 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 उनका शरीर टूटता चला गया और इसीलिए 76 वर्ष में असमय ही उनकी मृत्यु हो गई थी। महादेव भाई के लिखे नोट के विषय में गांधी जी क्या कहते थे? अब जैसे कहते हैं ना, गांधी जी जब बहुत कुछ बोलते थे तो सिर्फ महादेव जी नहीं, और भी बहुत सारे लोग वहां पर बैठ के उनकी बातों को, पत्रकार जो हैं वो लिख रहे होते थे, वो सभी शॉर्ट हैंड्स में लिखते थे। यहाँ पर महादेव जी जो है वो पूरा पूरा लिखते थे, लेकिन उनके लेखन में एक मिस्टेक नहीं होती थी। अब इन सारी चीजों पर गांधी जी की टिप्पणी क्या थी, देखिए क्या है। महादेव भाई के लिखे नोट को गांधी जी काफी प्रामाणिक मानते थे, यानी कि ये एकदम सही है। हम कहते हैं ना किसी चीज पे हम विश्वास कर लेते हैं, तो गांधी जी को महादेव जी के लिखे हुए नोट्स पर पूरी तरीके से विश्वास था कि वो जो लिख रहे हैं, जो कर रहे हैं, वो अपने आप में पूरा सटीक है और सही है। इसीलिए वे लोगों से लिखे हुए नोट को महादेव भाई के नोट से मिलाने को कहते। अब जैसे मान लीजिए कोई सभा चल रही है, कोई गोष्ठी चल रही है, और जो है या कोई क्या कहते हैं सभा है, कुछ भी है, वहां पर महात्मा गांधी बैठकर और सबको बता रहे हैं, चीजों को समझा रहे हैं, सारी चीजें हो रही। उसी दौरान स्टेज के पास में बहुत सारे पत्रकार हैं, जिनमें महादेव भाई भी बैठे हुए हैं, ठीक है। अब वो गांधी जी जितनी भी चीजें बोल रहे हैं सब लोग लिख रहे हैं। पहले ये रिकॉर्ड का इतना सिस्टम नहीं होता था ना कि भाई वो बोल रहे हैं स्पीच हम रिकॉर्ड कर लें, नहीं। तो सभी लोग जितना वो गांधी जी बोला करते थे सब अपना बैठ बैठ के लिखा करते थे। अब लिखने के बाद क्या होता था कि भाई जो गांधी जी ने बोला है वो उनको दिखाया जाए। तो सब लोग ये गांधी जी कहते थे कि भाई महादेव जी ने जो लिखा होगा वो एकदम सही है, आप सभी अपने नोट्स उनके नोट्स से मिला लीजिए। क्यों? क्योंकि उनको ये पता था कि उनकी लिखाई में एक मिस्टेक नहीं होगी, कहीं एक कॉमा की मिस्टेक भी नहीं होती थी।
जिससे वर्तनी संबंधी अशुद्धियां ना के बराबर रहें। वर्तनियां यानी कि जैसे हम लोग बोलते हैं छोटी ई की मात्रा या बड़ी की मात्रा में कंफ्यूज हो गए, या छोटे ऊ या बड़े ऊ की मात्रा में कंफ्यूज हो गए, या इंग्लिश में लिख रहे हैं तो स्पेलिंग्स मिस्टेक हो जाएं या पंचुएशंस में दिक्कत आ जाए, ऐसा कोई भी कहीं कोई इशू होता ही नहीं था। तो वो जो कुछ भी लिख रहे होते थे, जो भी कुछ बोल रहे होते थे, गांधी जी ने जो कुछ बोला है एकदम सटीक वर्ड टू वर्ड महादेव जी लिखते थे, और उसमें किसी भी तरह की स्पेलिंग मिस्टेक या पंचुएशन मिस्टेक्स नहीं हुआ करती थी। अब हम आ जाते हैं खा। तो अभी हमने लिखित प्रश्नों में सबसे पहले का देखा, जिसका आंसर हम लिख रहे थे कितने वर्ड्स में, 25 to 30 वर्ड्स, जो कि हमारा थे शॉर्ट क्वेश्चंस। अब खा में हमारे पास क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 50 से 60 शब्दों में लिखिए। अब हमारे पास आ गए हैं दीर्घोत्तरीय प्रश्न, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चंस, जिनके आंसर्स जो आपको देने हैं वो 50, मैक्स मिनिमम जो वर्ड लिमिट है वो 50 है और मैक्सिमम 60 है। यानी कि जो आप आंसर्स लिखेंगे उसमें मिनिमम 50 वर्ड्स तो होने ही होने चाहिए और मैक्सिमम 60 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो ये आपकी वर्ड लिमिट आपको दी गई है। अब इतनी वर्ड लिमिट वाला आंसर आपके पास जो भी लिखने के लिए आएगा वो क्या रहेगा, आपका लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा, और इसके लिए आपको मिलेंगे 3 मार्क्स। कितने मिलने वाले हैं, 3 मार्क्स। चलिए देखते हैं, पंजाब में फौजी शासन ने क्या कहर बरसाया। अब पंजाब में फौजी शासन ने क्या कहर बरसाया था, देखिए क्या है। पंजाब में फौजी शासन ने वहां के अधिकांश प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार करके फौजी कानून के अंतर्गत उम्र कैद की सजाएं देकर काला पानी के लिए भेज दिया था। काला पानी एक ऐसी जगह है, आप अब अगर आप देखना चाहोगे तो वो अंडमान में है, ठीक है। वहाँ पर बहुत बुरी तरीके से प्रताड़ित किया जाता था। मैं एक्चुअली गई नहीं हूँ, मैंने सिर्फ सुना है ऐसा। मेरी जाने की बड़ी इच्छा है कि मैं जाऊँ और वहाँ पर देखूँ ज़रूर। यहाँ तक कि राष्ट्रीय अंग्रेजी दैनिक पत्र ट्रिब्यून के संपादक श्री कालीनाथ राय को भी 10 साल की जेल की सजा दी थी। तो देखिए क्या है, पंजाब में जलियांवाला बाग हत्याकांड से पहले और बाद में तो और ज़्यादा, क्योंकि जनरल डायर ने ये बहुत गलत काम किया था, ये अंग्रेजी सरकार भी जानती थी। तो अब जो है, जो काम हो गया तो सो हो गया, उसको तो बदला नहीं जा सकता। तो उसके बाद जो है अंग्रेजों ने बहुत सारा इस तरीके का किया ताकि किसी तरह का धरना प्रदर्शन कुछ ना ही होने पाए। लेकिन अगर हम उससे पहले की बात करें, जिसके प्रोटेस्ट के लिए जलियांवाला बाग में इतने सारे लोग जमा हुए थे जिन्हें मौत के घाट उतार दिया गया, तो उससे पहले भी अंग्रेज सरकार कम आतंक नहीं ढा रही थी पंजाब में, ठीक है ना। तो उन अब जगह जगह पूरे देश में ही आंदोलन चल रहे थे, तो पंजाब में नहीं चलेगा क्या, पंजाब में भी चल रहा था। तो पंजाब में भी जो है इस तरह के आंदोलनों को दबाने के लिए अंग्रेज सरकार दिन पे दिन जो है वो कठिन नियम और कायदे लागू करती जा रही थी। आप गोष्ठियां नहीं कर सकते हो, बड़े बड़े नेताओं को पकड़ लेना, गिरफ्तार कर लेना और उन्हें अपनी जगह से दूर कर देना, यानी कि काला पानी भेज देना। मतलब समझिए पंजाब से उन्हें पकड़ा और कहाँ, अंडमान ले जाके उनको कैद कर दिया। अब अंडमान जाने का मतलब उसे काला पानी, यानी कि वो व्यक्ति वहां गया तो शायद ही वहां से वापस कभी आ पाएगा, ऐसा माना जाता था उस समय। तो ऐसी कठिन कठिन जो है वो पनिशमेंट दी जाती थी। और दूसरा, ट्रिब्यून के जो संपादक थे कालीनाथ राय को, उन्हें तो पकड़कर 10 साल के लिए जेल में ही डाल दिया गया। क्यों? क्योंकि भाई कहते हैं ना, जो पत्रकारिता होती है वो लोगों को जागरूक करने में बहुत ज्यादा सहायक होती है, लोग उससे अवेयर होते हैं। तो इस कंडीशन में उनको क्या किया गया कि भाई हम ऐसा कोई, उस समय जो है पूरी तरीके से क्या कहते हैं, ये जितने भी जनसंचार के माध्यम थे इस पे सरकार का होल्ड था। सरकार की मर्जी के खिलाफ आप कुछ छाप नहीं सकते थे, और अगर आपने छाप दिया है तो आपका पेपर बंद कर दिया जाएगा या लोगों को जेल भेज दिया जाएगा। उस समय साहित्यकारों के साथ भी ऐसा था, पत्रकारों के साथ भी ऐसा ही था। तो उनको तो कहाँ उठाकर 10 साल जेल की सजा दे दी गई थी। प्रश्न संख्या 2 है, महादेव जी के किन गुणों ने उन्हें सबका लाडला बना दिया, अथवा महादेव भाई समूचे देश के दुलारे कब बन गए। अब यहाँ पर देखिए क्या है ना, एक ही प्रश्न को 2 तरीके से पूछा गया। बेसिकली क्या है, उनके गुणों के बारे में हमें बताना है। अब महादेव जैसी जो शख्सियत है, आप लोगों ने, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों ने इस चैप्टर को पढ़ने से पहले महादेव जी का नाम कभी सुना भी ना हो, है ना।
लेकिन वो गांधी जी के दाहिने हाथ के तौर पर जाने जाते थे। उनके अंदर इतने गुण थे। तो यहाँ पर इस आंसर में हमें उनके सभी गुणों को लिखना है। तो देखिए कैसे लिखेंगे। महादेव भाई की विनय विवेक युक्त चेतना ने उन्हें सबका लाडला बना दिया। यानी कि बहुत विनम्रता थी, बहुत धीरज था उनके अंदर, लोगों को समझना देखना ये सारी चीजें थी उनके अंदर। तो इस गुण ने उनको, वो सभी लोग पसंद करते थे कि मतलब एक तो वो सबसे बहुत अच्छे से मिलते थे, प्यार से मिलते थे, और सबकी बातों को बहुत ही पेशेंसली सुनते थे। एक ये बहुत बात है, एक होता है ना पेशेंस, सामने वाले व्यक्ति की बात को सुनना, वो बहुत ही पेशेंसली सारे काम किया करते थे। महादेव जी देश विदेश के उन समाचार पत्रों पर आलोचना की दृष्टि रखते थे जो गांधी जी की प्रतिदिन की गतिविधियों पर नजर रखते थे। अब क्या होता था कि भाई सिर्फ देश के ही नहीं, बाहरी देश के जो भी ऐसे बहुत सारे न्यूज़पेपर्स थे जो गांधी जी की गतिविधियों को देखते थे, उन पर आलोचना टिप्पणी किया करते थे। तो महादेव जी हमेशा, उनका डेली का रूटीन था कि उन न्यूज़पेपर्स को वो ज़रूर पढ़ते थे ताकि वो देखें कि गांधी जी के बारे में क्या लिख रहे हैं। मान लीजिए अगर कुछ ऐसा हो तो उसका जवाब भी महादेव देसाई दिया करते थे। नजर रखते और उन पर निरंतर टीका टिप्पणी भी करते थे। मान लीजिए कि अगर किसी न्यूज़पेपर ने कुछ छाप दिया तो तुरंत महादेव जी उस पेपर को खत लिखते थे, ऐसा ऐसा है अपने पेपर में छापो, नहीं तो वो अपने ही पेपर यंग इंडिया में भी छापा करते थे। गांधी जी को आड़े हाथों लेने वाले लेखों पर भी वे समय समय पर लिखते थे। ऐसे जो लेख जिनमें गांधी जी की आलोचनाएं की जाती थी तो उनको, उनके जवाब में भी लेख लिखा करते थे महादेव जी। बेजोड़ कॉलम, चौकन्नी दृष्टि और बड़े बड़े समाचार पत्रों के आदर्शों पर चलने का गांधी जी का आग्रह तथा धुर विरोधियों के प्रति भी पूरी निष्ठा बरतते हुए विनय विवेक युक्त विवाद करने में पारंगत महादेव भाई देश विदेश के समाचार पत्रों के भी लाडले बन गए थे। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि वो सभी समाचार पत्रों पर बहुत अच्छे से पढ़ते थे, उन पर उनका जवाब भी देते थे। तो उनकी इस गतिविधि के जरिए जो है पत्रकारिता के लोग महादेव भाई को बहुत अच्छे से जानने लगे थे कि एक ऐसी शख्सियत है जो डेली रूटीन पे हमारी ऊपर नजर रख रहा है, हमारे द्वारा लिखी गई चीजों को सिर्फ पढ़ता ही नहीं है, उनके जवाब देने में भी यकीन रखता है। तो इस तरीके से क्या होता है ना कि जो ये इंडस्ट्री होती है वो ऐसे लोगों को बहुत पसंद करती है क्योंकि उनके पास ऐसा मटेरियल्स आता है, वो देखते हैं कि ये थोड़ा जागरूक पर्सन है और इस बारे में पूरी नॉलेज रखता है और देने में भी यकीन करता है। महादेव जी की लिखावट की क्या विशेषता थी? उनकी लिखावट कहते हैं बहुत सुंदर थी। ठीक है, तो अब देखिए उसमें हम क्या लिखेंगे। महादेव जी गांधी जी के पत्रों को लिखते थे, यानी कि गांधी जी अगर मान लीजिए किसी को लेटर करना है, अंग्रेज सरकार को, किसी को भी है, तो वो लेटर्स महादेव जी लिखा करते थे। उनकी लिखावट और वर्तनी में संबंधी सावधानी का भारत में कोई बराबरी करने वाला ही नहीं था। यानी कि उनकी हैंडराइटिंग इतनी सुंदर थी। दूसरी बात, एक भी मिस्टेक नहीं होती थी। मैंने बोला ना, नो स्पेलिंग मिस्टेक, नो पंचुएशन मिस्टेक, कोई भी एक भी मिस्टेक नहीं हुआ करती थी। भारत में ऐसा कोई था ही नहीं जो उनसे इस बारे में मुकाबला कर सके। वायसराय के नाम जाने वाले गांधी जी के पत्र हमेशा महादेव जी की लिखावट में ही जाते थे। इन पत्रों की शानदार लिखावट से वायसराय भी अभिभूत हो उठते थे। यानी कि अब देखिए ब्रिटिश के वायसराय उन पत्रों को पढ़ के कहते, अरे भाई क्या लिखावट है। और उनके मन में महादेव भाई जैसा सेक्रेटरी या सचिव पाने की इच्छा जाग उठती थी। उन्हें लगता था कि मेरे पास भी एक ऐसा सेक्रेटरी हो जिसकी हैंडराइटिंग, अभी क्योंकि कहते हैं ना हमारी लिखावट काफी हद तक हमारे जो व्यक्तित्व हो उसका परिचायक होती है। तो वो लिखावट जो है वो महादेव जी को बताती थी कि वो कितने जो हैं वेल सर्टर्ड और एक क्या कहते हैं पूरी तरीके से नियम कायदों में रहकर काम करने वाले व्यक्ति हैं। तो वायसराय भी चाहते थे कि महादेव जैसा वाला एक सेक्रेटरी मेरे पास हो। बड़े बड़े गवर्नर कहते थे कि पूरे ब्रिटिश प्रशासन में महादेव भाई जैसा लिखने वाला कोई नहीं है। पढ़ने वालों को उनकी लेखनी मंत्रमुग्ध कर देती थी। यानी कि कहने का तात्पर्य क्या है, जो लोग उनकी लेखनी को पढ़ते थे
वो एकदम कहते हैं ना, फर्स्ट रिफ्लेक्शन तो हमारी हैंड राइटिंग होती है, वो हैंड राइटिंग देख के ही वो पूरी तरीके से मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, अरे वाह इतनी सुंदर। फिर उसके बाद अंदर जो पढ़ने के बाद जो वर्ड्स इस्तेमाल किए गए हैं, जिस तरीके से बात को एक्सप्रेस किया गया है, उसका भी अपना एक अलग ही चार्म था। तो बेहतरीन तरीके से वो लिखा करते थे और चीजों को बोला करते थे। अब हम आ गए हैं प्रश्न गा में, ठीक है। अब गा में क्या दिया गया है, निम्नलिखित के आश्रय स्पष्ट कीजिए। अब यहाँ पर हमारे सामने कुछ वक्तव्य दिए गए हैं, इन वक्तव्यों को हम पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद जो है इसका क्या मतलब निकल रहा है वो हमें बताना है, ठीक है। जो लिखा है उसके पीछे का मतलब क्या है हमें वो बताना है। पहला वक्तव्य है, अपना परिचय उनके पीर बावर्ची भिस्ती खर के रूप में देने से वे गौरवान्वित महसूस करते थे। मतलब महादेव जी का जब परिचय पूछा जाता कि आप कौन, तो वो बताते कि मैं गांधी जी का जो है हम्माल, पीर, बावर्ची सब कुछ हूँ, ये वो कहते थे। अब इसके पीछे का मतलब क्या है कि गांधी जी की सारे कामों को करने की जिम्मेदारी महादेव के ऊपर थी। उनके लिए बावर्ची के तौर पे खाना भी बना देते थे, उनका सामान भी उठा लेते थे, सब कुछ सारा काम वो कर लिया करते थे। देखिएगा, महादेव भाई गांधी जी के खास आदमी थे, सिर्फ उनके मंत्री ही नहीं थे, उनके दिल के भी काफी करीब थे। वे प्रायः हंसी मजाक में अपना परिचय गांधी जी के पीर बावर्ची भिस्ती घर अर्थात मार्गदर्शक, खाना बनाने, पानी भरने वाले खच्चर या गधे के रूप में करते थे। ऐसा कहते हुए उनके चेहरे पर गौरव का अनुभव, ऐसा नहीं कि वो कह रहे हैं तो अरे भाई इसने आदमी ने मेरा गुलाम बना रखा है, ऐसा नहीं, वो बहुत ही गौरव मतलब बहुत ही प्राउड फील किया करते थे कि मैं गांधी जी का सब कुछ हूँ। वास्तविक रूप में वो गांधी जी के दाहिने हाथ थे, जिनकी लिखावट एवं विनय विवेक युक्त व्यक्तित्व सभी को आकर्षित करता था। एक्चुअल में क्या था कि वो गांधी जी के जितने लिखित काम हो गए उन सभी को महादेव जी किया करते थे, और उनकी लिखावट से, उनके व्यक्तित्व से सिर्फ गांधी जी ही उनके प्रति आकर्षित नहीं थे, बहुत सारे लोग थे कि भैया ऐसा व्यक्तित्व जिसकी लिखावट इतनी सुंदर है, तो सोचिए वो व्यक्ति कितना ज्यादा जो है वेल सेटल्ड, पूरा ऑर्गेनाइज बंदा होगा। तो सभी लोग उनसे काफी ज्यादा प्रभावित रहते थे। दूसरा प्रश्न है, इस पेशे में आमतौर पर स्याह को सफेद और सफेद को स्याह करना होता है। अब ये पेशा कौन सा है, यह है पत्रकारिता का पेशा, ठीक है। अब इसका आश्रय क्या है, देखिए, महादेव भाई और उनके मित्र नरहरि भाई ने एक साथ वकालत पास की, ठीक है। तो अब इन्होंने क्या बोला, स्याह को सफेद, स्याह मतलब क्या होता है, स्याह मतलब स्याही, इंक, उसको वाइट दिखाना है, अच्छा दिखाना है, और जो अच्छा है उसे बुरा दिखाना है। तो ये दो प्रोफेशंस में खास तौर से होता है। पत्रकारिता के क्षेत्र में आप लिखकर भी बता सकते हो, और दूसरा होता है वकालत के क्षेत्र में भी, जहां पर आप गलत को सही और सही को गलत साबित कर सकते हो। दोनों ने एक साथ अहमदाबाद में वकालत प्रारंभ की। इस पेशे में गलत को सही तथा सही को गलत करने की परंपरा है। आप अभी बताइए कि सिर्फ खाली कुछ एविडेंस के तौर पर आप सही को गलत और गलत को सही साबित कर सकते हो। साहित्य एवं संस्कार का इस पेशे से कोई संबंध ना था, ठीक है। क्या आप सोचते हैं, क्या करते हैं, इसका 1% का भी कोई ताल्लुक इससे नहीं होता। अतः महादेव भाई ने इस पेशे को छोड़कर साहित्य एवं सत्य का मार्ग अपनाना व पूरी सच्चाई से काम किया। उन्हें लगा कि भाई मैं जो वकालत कर रहा हूं वो कहीं ना कहीं मेरे व्यक्तित्व के खिलाफ है। क्यों ऐसा है, क्योंकि यहाँ पर गलत को सही और सही को गलत किया जा रहा था, मगर महादेव भाई का जो व्यक्तित्व था वो इससे बिल्कुल भी मेल नहीं खाता था। इसीलिए उन्होंने वकालत का पेशा छोड़ दिया, और साथ ही साथ उन्होंने अंग्रेजों के अनुवाद विभाग की नौकरी भी छोड़ दी, और वो कहाँ आ गए थे, गांधी जी के साथ आ गए थे, जहां पर गांधी जी के आदर्शों के हिसाब से वो सत्य की राह पर चले, अपनी समझ के हिसाब से वो बिल्कुल सही थे। तो उन्होंने साहित्य को से भी अपना नाता जोड़ा, और साहित्य साथ गांधी जी के साथ मिलकर उन्होंने सत्य के साथ भी अपना नाता जोड़ा। तीसरा वक्तव्य है, क्या है, देश और दुनिया को मुग्ध करके शुक्र तारे की तरह ही अचानक अस्त हो गए का आशय स्पष्ट कीजिए। ये
वक्तव्य लिखा गया है महादेव देसाई जी की अकाल असमय मृत्यु के बारे में, ठीक है, कि वो बहुत ही जल्द ही हमसे और गांधी जी से अलग हो गए। तो अब उनके शरीर बहुत कमज़ोर हो गया था, जिसकी वजह से मात्र 76 वर्ष की आयु में ही वो हमसे चले गए। लेकिन उनका जो व्यक्तित्व था, उनके जो कार्य थे, वो उन्हें हमेशा, जैसे कि शुक्र तारा आसमान में चमकता रहता है, वैसे ही वो ऐसे चमकते ही रहेंगे। भले ही जो है वो आज हमारे बीच में नहीं हो, लेकिन उनके द्वारा किए गए कार्यों को के जरिए हम उन्हें हमेशा जानते रहेंगे, पहचानते रहेंगे। महादेव भाई सबको प्यारे थे, उनका व्यक्तित्व सबको आकर्षित करता था। अपने सादगी भरे जीवन और 11 मील तक रोज पदयात्रा करने वाले महादेव भाई की जब अकाल मृत्यु हो गई, तो ऐसा लगा जैसे वे अपने कर्म एवं व्यक्तित्व से पूरे संसार को मोहित कर रहे हों। और एक दिन अचानक शुक्र तारे की भांति थोड़े समय के लिए अपनी चमक बिखेर कर हमारे बीच से चले गए, यानी कि असमय ही उनकी मृत्यु हो गई। नंबर 14 व्यक्तित्व है, क्या है? उन पत्रों को देख देख कर दिल्ली और शिमला में बैठे वायसराय लंबी सांस और ऊ सांस लेते रहते। आश्रय स्पष्ट कीजिए। अब क्या होता था, गांधी जी के सारे पत्रों को लिखने का काम महादेव जी के पास में था। अब महादेव जी जब इन पत्रों को लिखते, तो ये पत्र जो हैं वो ब्रिटेन सरकार के वायसरायों के पास भी जाते और भी अधिकारियों के पास जाते। तो उस समय दिल्ली और शिमला में ये वायसराय बैठते थे। आप सभी को पता होगा कि गर्मियों की जो राजधानी दिल्ली की बनाई गई थी वो शिमला थी, और सर्दियों में वो शिमला से शिफ्ट होकर दिल्ली आ जाया करती थी। ये आप सभी को पता है अच्छे से। तो ये जो दिल्ली और शिमला में जो इनके वायसराय बैठे थे, इन सभी के पास गांधी जी के ये पत्र जाते थे जिन्हें महादेव जी लिखते थे। अब महादेव जी की राइटिंग सब देखकर वायसराय इतना ज़्यादा जो है उनको इच्छा होती थी कि काश हमारे पास भी एक ऐसा सचिव होता जो इतनी सुंदर हैंड राइटिंग लिखता है, इतने अच्छे वर्डिंग्स लिखता है कि मतलब उठाओ तो देखकर बस पढ़ते रहने का ही मन करता है, इतना सुंदर होता था। गांधी जी के अधिकांश पत्र महादेव भाई लिखते थे। उनकी लिखावट इतनी सुंदर थी कि पढ़ने वाला मंत्रमुग्ध हो जाता था, मतलब वो पूरी तरीके से उसी में डूब जाता था। जब महादेव भाई के लिखे गांधी जी के पत्र वायसराय पढ़ता, तो उसके मन में महादेव भाई जैसा सेक्रेटरी या सचिव पाने की ललक जाग उठती कि भाई मैं जैसा गांधी जी के पास इतना बढ़िया सेक्रेटरी है, मेरे पास भी हो सकता था, मैं ले लेता। कई गवर्नर यह स्वीकार करते थे कि महादेव भाई जैसा लिखने वाला पूरे ब्रिटिश प्रशासन में नहीं है। मतलब वो लोग मानते थे कि जिस तरीके का ये लिखते हैं, जैसी हैंडराइटिंग है, जैसी शब्दावली है, ऐसी पूरे ब्रिटेन में कोई नहीं लिखता, पूरे ब्रिटिश प्रशासन में कोई भी ऐसा लिखने वाला है ही नहीं। चलिए, तो अभी तक हम क्या देख रहे थे? आपने देखा ना कि अभी तक हम देख रहे थे अपने चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक है, जिनमें आपने वेरी शॉर्ट, लॉन्ग, ये सारे तरीके के प्रश्न देख लिए। अब जो प्रश्न हम करने जा रहे हैं ये हमारे इसी पार्ट से हैं, लेकिन व्याकरण पर आधारित है। व्याकरण, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख रहे हो क्या दिया गया है भाषा अध्ययन में। पहला, एक प्रत्यय लगाकर शब्दों का निर्माण कीजिए। प्रत्यय आप सभी को पता है कि मूल शब्द के बाद लगते हैं। आप में जिस किसी ने भी उपसर्ग प्रत्यय नहीं पढ़ा है, आप इसका वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, आपके सिलेबस में है ये उपसर्ग प्रत्यय, तो आप उसे देख सकते हो, ठीक है। तो एक प्रत्यय लगाकर शब्दों का निर्माण आपको करना है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, चलिए मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा बताती हूँ। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो, मूल शब्द है आपका क्या? सप्ताह। सप्ताह में इक लगाना है आपको, ठीक है, सप्ताह में इक लगाना है। तो अब ये जो इक लगेगा कैसे होगा आप मुझे बताओ। ई जो है, ई जो है क्या होती है, ये स्वर होता है। ये हमेशा किस में कन्वर्ट हो जाएगी? अगर वो किसी भी व्यंजन के साथ मिल रही है तो वो मात्रा में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये ई छोटी ई है, तो हा में क्या लग जाएगा? छोटी ई की मात्रा,
और का आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, साप्ताहिक। क्या हो जाता है, साप्ताहिक। अब देखिए यही होता, हो गया साप्ताहिक, हाँ में छोटी की मात्रा लग गई और का हो गया। उसी तरह आ जाएगा साहित्य, साहित्य का क्या हो जाएगा, साहित्यिक। ठीक है, अब यहां पर या में या आधा ता और या है, इसमें छोटी की मात्रा लग जाएगी और का लग जाएगा, साहित्यिक हो जाएगा। देखिए ठीक हो गया। अब व्यक्ति है, अब आप तो बोलोगे मैम व्यक्ति में तो लगा ही हुआ है ऑलरेडी छोटी ई की मात्रा, तो क्या होगा, जब छोटी ई की मात्रा और छोटी की मात्रा मिलेगी तो क्या हो जाएगा, व्यक्तिक। अब यहाँ पर चेंजेस होते हैं, मैं आपको बता दूं, जब हम लोग अवसर प्रत्यय पढ़ेंगे ना तो आप ये चीज डिटेल में देखना, इनमें चेंजेस होते हैं। ये जो का आया ये तो का रहेगा, लेकिन कुछ चीजें जैसी होती हैं भूगोल, भूगोल में लगाओगे तो भौगोलिक हो जाएगा, इतिहास में लगाओगे तो ऐतिहासिक हो जाएगा, कुछ जगह चीजें बदल जाती हैं। फिर आते हैं राजनीति, तो क्या हो जाएगा, राजनैतिक। ठीक, नीतिक, राजनीतिक, क्योंकि ऑलरेडी छोटी ई की मात्रा लगी हुई है। अब छोटी ई की मात्रा और छोटी की मात्रा मिलकर तो यहाँ पर छोटी ई रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अर्थ, तो क्या हो जाएगा, आर्थिक। ठीक है, अर्थ का क्या हो जाएगा, आर्थिक। फिर है धर्म है, तो क्या हो जाएगा, धार्मिक। मास है, मासिक। वर्ष है, वार्षिक। ठीक, अब नेक्स्ट आते हैं, नीचे दिए गए उपसर्गों का उपयुक्त प्रयोग करते हुए शब्द बनाइए। अब आपके सामने जैसे यहाँ पर कुछ दिया, आ, नी, अनु, अन, दुर, वी, कु, प, सु और अधि। अब इनके साथ आपको कुछ मूल शब्दों को जोड़ना है और जोड़कर बना देना है क्या, नया शब्द। ठीक है, अब जैसे आ दिया है, आ के साथ क्या बना सकते हो, असामाजिक, आहार। ठीक है, मूल शब्द क्या है, अब इसमें आप देखिए, अभी तो मैं आपको बता रही हूं, अभी उनका आंसर भी आपको दिखाती हूं। अब जैसे यहां पर आया, अब यहां पर देख रहे हो आ है, अब यहां पर क्या हो गया, हार शब्द है। ठीक है, इसके साथ हम जोड़ देंगे आ, क्या हो जाएगा, आ भी उड़ सकता है, आ भी हो सकता है। उसी तरह देखिए समय है, इसके साथ हम आ जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, आ समय। ठीक है, अब और भी आप आ से जोड़ सकते हैं, अब जैसे जन्म है, उसमें आ जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, अजन्म। ठीक है ना, अब ये हो गया। अब इसके बाद अगर आप नी आएंगे, अब यही हार में अगर आप यहां पर नी जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, निहार हो गया, निहार। निहार मतलब क्या होता है, देखना। फिर उसके बाद आप नी किस में जोड़ सकते हैं, अनु है, वी है, कु है। अब जैसे समय में आप कु जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, यहां जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, कु समय। ठीक है, नहीं ठीक। तो इस तरीके से बहुत सारे ऐसे शब्द हमें निकालने हैं जिनके साथ हमें इनको जोड़ना है। हमने जोड़कर ऑलरेडी रखा है, हम आपके लिए लेकर आए हैं। देखिए जैसे हमने यहां पर बना दिया उत्तर, देखिए क्या है, अनार्य। अब हमने यहां पर क्या जोड़ रहे हैं, आर्य का अनार्य। फिर डर है, उसके लिए क्या हो जाएगा, निडर हो जाएगा। क्रय क्या हो जाएगा आपका, विक्रय हो जाएगा, वी जोड़ दिया हमने। उपस्थित अनुपस्थित हो गया। नायक अधिनायक हो गया। तो अब आप इसमें देख रहे हैं यहां पर आर्य का अनार्य हो गया, आ जोड़ दिया। निडर का नी हो गया। विक्रय का यहाँ वी का विक्रय हो गया। अनु हमने जोड़ दिया, अनुपस्थिति हो गया। अधि जोड़ दिया, है ना, जोड़ा ना, ये सब मूल शब्द जोड़ते हुए चले। फिर आगे ये आगत, इसका क्या हो गया, स्वागत। फिर है आकर्षण विकर्षण, वी जोड़ दिया हमने। तो अब आप यहां पर देख रहे हैं कर्षण मूल शब्द है, आ ऑलरेडी उपसर्ग लगा, उसकी जगह हमने विकर्षण लगा दिया। आगत है, उसमें हमने स्वागत कर दिया। मार्ग है, मार्ग का हमने क्या कर दिया, कु लगा दिया, कुमार्ग हो गया। लोक में हमने पर लगा दिया उपसर्ग, परलोक हो गया। भाग्य में क्या लगा दिया, दुर लगा दिया, दुर्भाग्य हो गया। नेक्स्ट आ जाते हैं, निम्नलिखित मुहावरों का अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। अब यहां पर
पाठ के आए कुछ मुहावरे आपको दिए गए हैं। इन मुहावरों के आधार पर आपको क्या बनाने हैं, वाक्य बनाने हैं। चलिए देखें, पहला है मुहावरा आड़े हाथों लेना। तो जरूरी नहीं है कि हमें जो चैप्टर में दिया गया है वही है, आप अपने मन से भी इन्हें बना सकते हैं। तो आड़े हाथों लेने का हमने क्या बनाया, चाचा जी पर गलत टिप्पणी करने के लिए मैंने उसे आड़े हाथों लिया। किसी ने भी चाचा जी के बारे में गलत कहा होगा तो मैंने आड़े हाथों लिया, यानी कि मैंने खूब अच्छे से उसको खड़ी खोटी सुनाई। अस्त हो जाना, यहाँ पर क्या है, आज लोगों की पड़ोसी भावना लगभग अस्त हो गई है। तो पड़ोसियों का जो कर्तव्य होता है वो अब भावना लोगों के अंदर रह ही नहीं गई है। नेक्स्ट आते हैं दांतों तले अंगुली दबाना। ये भी एक मुहावरा है। इसके लिए क्या होगा, चोर की चालाकी सुनकर सबने दांतों तले अंगुली दबा ली। ठीक है, मतलब सभी आश्चर्यचकित रह गए। फिर आते हैं मंत्र मुग्ध हो जाना। अब ये मंत्र मुग्ध हो जाना हम लोगों ने देखा था ना, मुहावरा था ना चैप्टर में, वही चीज है। देखिए क्या है, कविता कृष्णमूर्ति की मधुर गायकी ने सबको मंत्र मुग्ध कर दिया। महादेव की देसाई की जो हैंडराइटिंग है उसे देखकर वायसराय मंत्र मुग्ध हो जाया करते थे, है ना। तो मतलब क्या है, सम्मोहित हो जाना, किसी के प्रति बहुत ज्यादा आकर्षित हो जाना। लोहे के चने चबाना, यानी कि बहुत ही कोई मुश्किल काम हो वो काम हम करें तो उसके लिए हम बोलते हैं कि हाँ भाई ये काम करने में मुझे लोहे के चने चबाने पड़े। तो अब इसके लिए हमने क्या लिखा है, देखिए, कविता ने परीक्षा में प्रथम आने के लिए लोहे के चने चबाए, अर्थात उसे बहुत ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ी, बहुत ज्यादा उसे मेहनत करनी पड़ी। अब आते हैं निम्नलिखित शब्दों के पर्याय लिखिए। पर्याय लिखना मतलब पर्यायवाची लिखना, जो शब्द दिया गया है उसका हमको पर्यायवाची लिखना होगा। तो देखिए क्या है, पहला है वारिस। ये वही शब्द हैं, जितना भी व्याकरण है आपका ये सब चैप्टर में यूज हुआ है, उसी को हम लेकर आ रहे हैं। तो जैसे हम लोगों ने वारिस पढ़ा था ना कि भाई गांधी जी ने क्या किया था, महादेव देसाई को अपना वारिस घोषित कर दिया था। तो अब इसके लिए हम पर्याय क्या कर सकते हैं, उत्तराधिकारी, जिगरी, हार्दिक, अत्यंत आत्मीय। दूसरा शब्द का था कहर, कहर के लिए अत्याचार, जुल्म। मुकाम, मंजिल या लक्ष्य। रूबरू, आमने सामने, रूबरू मतलब होता है हमारे सामने कोई बैठा हो, उसके लिए हम कहते हैं। फर्क, फर्क के लिए क्या है, अंतर। तालीम, शिक्षा। गिरफ्तार, कैद या बंधक। तो देखा ना, पर्याय का मतलब होता है कि जो शब्द दिया गया है उसको हम और किन शब्दों से जानते हैं, वो होते हैं पर्यायवाची। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, आपका आग हो गया, आग हम जाते हैं उसको हम अग्नि भी बोलते हैं, अनल भी बोलते हैं, पावक भी बोलते हैं। इन सब का अर्थ एक ही है, लेकिन एक चीज के लिए हम कई सारे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। चलिए अब आ जाते हैं उदाहरण के अनुसार वाक्य बदलिए। अब उदाहरण क्या है जरा देखते हैं क्या है। गांधी जी ने महादेव भाई को अपना वारिस कहा था, ठीक है, ये क्वेश्चन दिया गया था। अब इसको बदलना कैसे है, गांधी जी महादेव भाई को अपना वारिस कहा करते थे, ठीक है, एक कहा था और एक कहा करते थे, ये फर्क इसमें आया। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। महादेव भाई अपना परिचय पीर बाबरची भिश्ती खर के रूप में देते थे, ठीक है। अब ये क्या है, इसमें सीधे सी बात है, दिया करते थे आ जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या है। महादेव भाई अपना परिचय पीर बाबरची खर के रूप में दिया करते थे, ठीक है। एक करते थे जो चीज एक्चुअल हुई, एक दिया करते थे, ये सारी चीजें। नेक्स्ट आते हैं, पीड़ितों के दल गाम देवी के मणि भवन में उमड़ते रहते थे। अब इसका कैसे होगा, तो हम कैसे लिखेंगे, पीड़ितों के दल गाम देवी के मणि भवन पर उमड़ते थे। अब एक उमड़ते रहते थे हो गया, तो एक उमड़ते थे, उसको उसी हिसाब से चेंज करना है, ठीक। नेक्स्ट आ जाते हैं, दोनों साप्ताहिक अहमदाबाद से निकलते थे। तो क्या होगा, दोनों साप्ताहिक अहमदाबाद से निकला करते थे, ठीक है। दोनों साप्ताहिक पत्र अहमदाबाद से निकला करते थे। देश विदेश के समाचार पत्र गांधी जी की गतिविधियों पर टीका टिप्पणी करते थे। तो क्या होगा, देश विदेश के समाचार पत्र गांधी जी की गतिविधियों पर टीका टिप्पणी किया करते थे। तो देखिए क्या है, यही दिया ना सेम, देश विदेश के समाचार पत्रों में गांधी जी की गतिविधियों पर टीका टिप्पणी किया करते थे।
नेक्स्ट है गांधी जी के पत्र हमेशा महादेव की लिखावट में जाते थे, तो क्या होगा, लिखावट में जाया करते थे, है ना। गांधी जी के पत्र हमेशा महादेव की लिखावट में जाया करते थे। तो इस तरीके से हमने देख लिया अपने सभी एनसीईआरटी क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये चैप्टर शुक्र तारे के समान, जो कि हमारे गद्य खंड का 5वां और अंतिम अध्याय था, हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम शुरू करेंगे अपने काव्य खंड को। तो काव्य खंड बहुत ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि इसमें आपको वेरिएशन ऑफ चीजें मटेरियल दिया गया है, तो बहुत ध्यान से आपको पढ़ना है सारी चीजों को। और मैं देखिए काव्य में सार हमेशा मैं ये करती हूँ कि मैं जो भी पंक्तियां हैं उनका लाइन लाइन एक एक करके अर्थ बताती हूँ, ताकि आप हर एक लाइन का अर्थ समझ सको। फिर उसको मैं पूरा भावार्थ में भी बताती हूँ, ताकि आपको कोई भी डाउट कभी रहे ही नहीं। तो बस इसको बहुत जल्दी फास्ट फॉरवर्ड करके देखने की ज़रूरत नहीं है। खासतौर से काव्य के जो भी एक्सप्लेनेशन मैं दूंगी उन्हें बहुत अच्छे से ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम काव्य खंड की शुरुआत के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।